लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। डिसकॉन्टिन्यूटी इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, विकासात्मक प्रक्रिया में असंतोष नहीं अनिरंतरता कहेंगे, अनिरंतरता कहेंगे, है ना। अनिरंतरता से क्या तात्पर्य है? डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? डेवलपमेंट की डिसकॉन्टिन्यूटी। आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं 71% लोग फर्स्ट ऑप्शन, बट इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कल परसों भी हमने वर्बली डिस्कस की थी ये बात कि डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि विकास जीवन पर्यंत नहीं चलेगा या रुक जाएगा, अब खत्म हो गया विकास, पियाजे ने 4 स्टेजेस दे दी उसके बाद विकास हो ही नहीं रहा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि हर एक स्टेज में कुछ नए वेज एमर्ज हो रहे हैं, नई क्षमताएं आ रही हैं बच्चे में, हर एक स्टेज में उसका समझने का चीजों को तरीका बदल रहा है, स्टेज वाइज हो रहा है डेवलपमेंट, इसीलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस में तोड़ करके पियाजे ने दिया हुआ है। या कोहलबर्ग तो खैर मॉडल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट कोहलबर्ग भी फॉर दैट मैटर, या कोई भी अगर स्टेज की बात करेगा तो वाइगॉस्की ने स्टेज या एज के हिसाब से नहीं बांटा, इसलिए उन्होंने कहा लाइफ लॉन्ग तो है ही, वो तो इसमें भी है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस में भी लाइफ लॉन्ग ही है और वहां पे भी, बस वहां ये है कि स्टेजेस में टूट के नहीं चलता। ठीक है जी। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्जेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान, यानी प्रक्रिया मतलब स्टेजेस के दौरान जन्मते हैं, पनपते हैं, जो तरीके एमर्ज होते हैं डेवलपमेंट की प्रोसेस के दौरान, उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अभी आएंगे इस पे। सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक रुकावटें, नेगेटिव ब्रेक आ गई भाई, आगे गया पीछे आया, इसको नेगेटिव कह दिया, नहीं, नेगेटिव ब्रेक को डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं कहते। डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड के विकास नीचे की तरफ जा रहा है, ह्रास को कह रहे हैं हम, डिक्लाइन को कह रहे हैं, जो बुढ़ापे में होता है, नहीं, डिक्लाइन को नहीं, डेवलपमेंट में सब कुछ शामिल है, इंक्रीमेंट भी और डिक्लाइन भी। इंटरफेरेंस इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस में बाधा आ गई है, उसको डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और आपको बिना किसी बात के डिसकॉन्टिन्यूअस मानना भी नहीं है, नॉर्मल केस में आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है ना। तो आपको पता है ये कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की एक बहस है मनोविज्ञान में, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूटी बनाम डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता बनाम अनिरंतरता की एक बहस है, ठीक, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक कॉन्टिन्यूटी की तरफ आते हैं, यानी निरंतर मानते हैं विकास को, और कुछ हैं जो अनिरंतर मानते हैं। तो अगर हम कहें कॉन्टिन्यूटी की बात, तो मैंने आपको चार्ट के थ्रू भी समझाया हुआ है, इसमें वाइगॉत्स्की आ जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एज स्टेज की बात नहीं करते, और भी कुछ थियरिस्ट हैं बट आपके काम के वाइगॉत्स्की ही हैं उनमें से। अगर मैं डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो जैसे पियाजे कहते हैं भाई इस स्टेज से इस स्टेज में इतना, जन्म से 2 वर्ष में 2 से 7 में ये क्षमताएं, फिर उसके बाद और बड़ी क्षमताएं एमर्ज होंगी या निकल के आएंगी और फिर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगी, तो ये है डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं विकास का होना बंद हो गया है, बट नई नई क्षमताएं अलग अलग स्टेजेस में उभर के आती हैं, ये है अनिरंतरता। एज पर एज या स्टेज अलग अलग चरणों में, यहां पे चरण उतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहां कॉन्टिन्यूटी में विकास की प्रक्रिया चल रही है, एज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि विकास की प्रक्रिया रुक गई है, लाइफ लॉन्ग नहीं है, नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव में जा रही है, नहीं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें एमर्ज हो रही हैं, इसलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं कि न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नए नए तरीके दुनिया को देखने के। जैसे जन्म से 2 वर्ष में बच्चे को क्या लगता है, जो उसके 5 सेंसेस हैं उन्हीं से वो दुनिया देख रहा है और उसको पता है इतना ही होता है, किसी चीज को अगर गर्म चीज पे हाथ लगाया और गर्म है पता लग गया तो अब अगली बार से नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में वो निर्जीव को सजीव को निर्जीव समझेगा, है ना, वो इस तरह की और क्षमताएं एमर्ज हो रही हैं उसमें। फिर 7 से 11 में उसके अंदर लॉजिक आ रहा है, तो नई क्षमताएं आई, फिर दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, लॉजिक आ गया। फिर अगर हम देखें 11 से 15 में तो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ गई, जो चीज सामने नहीं है डिडक्टिव थिंकिंग भी आ गई। तो हर स्टेज में कुछ ऐसी क्षमताएं निकल करके आ रही हैं जो पहले नहीं थी, इसीलिए डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फटाफट से। असर्शन है यानी कथन है और कारण है। अ टीचर शुड यूज द डिस्कशन मेथड हैंड्स ऑन मटीरियल इन हर क्लास, यानी एक शिक्षक को अपनी कक्षा में चर्चा पद्धति यानी डिस्कशन, चर्चा जैसे मैं और आप करते हैं, इस्तेमाल में लाना चाहिए, एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या हैंड्स ऑन मटेरियल को भी यूज करना चाहिए। जैसे कोई आपका टीचिंग लर्निंग कोई चार्ट हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, कोई और आपका इस तरह का कोई 3D मॉडल हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा देखो ये एक पेन है, तो वो पेन क्या है, एक मटेरियल बन गया। हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप कोई करा सकते हैं, बच्चे से एक्सपेरिमेंट करा के सिखा सकते हैं। बात तो सही है, बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें, बिल्कुल सही बात है।
रीजन क्या है? इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्नर्स बिल्ड द नॉलेज ऑन देयर ओन, यानी रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी स्वयं का ज्ञान सृजित करते हैं, यानी बच्चा एक्टिव होकर के नॉलेज को बिल्ड करता है। और ये रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, जहां टीचर बच्चे को एक्टिव रखेगा डिस्कशंस के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल ऐसे, जहां हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बेसिकली बच्चा एक्टिव है। तो ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा टीचर को डिस्कशन करना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए, मटेरियल लेके आना चाहिए, और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है, लर्नर्स बिल्ड करते हैं नॉलेज अपने आप से। जब उनको मटेरियल मिल जाएगा, माहौल मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा, नॉलेज को बिल्ड कर लेंगे, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ज्ञान के सक्रिय निर्माता बन जाएंगे, जो पियाजे वाइगोत्स्की दोनों कह रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जवाब आप लोग दे भी सही रहे हैं, 84% लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, अभी लॉरेंस कोहलबर्ग और ये सब कराए हैं आपको, तो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, फटाफट से बताएंगे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक निर्णय का प्राथमिक आधार क्या है? बेसिस क्या होता है? 7 से 8 साल का बच्चा नैतिक निर्णय लेने के लिए आधार क्या लेगा, है ना? वो पुजवा वाला एग्जांपल दिया था ना कल, तो 7 से 8 साल का बच्चा क्या लेगा आधार? उसके लिए सही और गलत क्या होगा, किस बेसिस पे निर्धारित होगा? तो हमें पता है 3 स्टेजेस हैं, एक है आपकी प्री कन्वेंशनल, दूसरी है कन्वेंशनल, यानी 3 लेवल हैं, और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। तो हमें पता है जब हम बात कर रहे हैं 7 से 8 वर्ष की, तो ये बच्चा कहीं इधर आएगा, लेस देन 10 ईयर्स का बच्चा है, 4 से 10 वर्ष के बीच का बच्चा प्री कन्वेंशनल में आता है, कल भी हमने बात की थी। फिर कन्वेंशनल में 10 से 13 वर्ष के बीच का बच्चा आएगा, इसमें 13+ या 13 से 16 के बीच का बच्चा या व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां पे हमें पता है कि 7 से 8 वर्ष का बच्चा वैसे भी प्राइमरी क्लास में होगा, तो वो पहली ही स्टेज में आएगा प्राइमरी का बच्चा, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस को ध्यान में रख करके वो डिसीजन लेगा। सजा और आज्ञाकारिता, अगर किसी चीज से सजा मिल रही है तो वो काम गलत है, आज्ञा मान रहे हैं और सजा नहीं मिल रही है तो वो काम सही है, तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। सिंपल बात, पहली ही स्टेज है, पहला ही लेवल है, क्लियर है? ये सारे अगर हम देखें सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग 4th स्टेज है, तो यहां तो वो 7 से 8 का बचेगा नहीं, वो तो 10 से 13 के बीच में होगा। अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस की बात करें तो ये 5th पे चली जाएगी बात, ठीक है ना? फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की, तो ये तो भाई 6th पे चली जाएगी, तो ये तो बनता ही नहीं है, फिर 3rd ही ऑप्शन बच जाता है 7 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना एक बार फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द डेवलपमेंटल थियरिस्ट who view process of development as having substantial plasticity। हम देखें विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त प्लास्टिसिटी के रूप में, यानी नमनीयता के रूप में देखते हैं, वे निम्नलिखित में से डैश के महत्व पर जोर देने की संभावना रखेंगे। किस पे? एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस पे। क्यों है जी ऐसा, बताइए एक बार। अगर हम देखें प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, पहले प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब जाकर के बात बन पाएगी यहाँ पे। अगर हम प्लास्टिसिटी की बात करें तो इसको ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैंने फर्स्ट डे भी जो इवन क्या कहेंगे उसको, डेमो वाली जो क्लास है यूट्यूब पे, उसमें भी बताया हुआ है कि डेवलपमेंट इज प्लास्टिक इन नेचर, यानी डेवलपमेंट जब हम कहते हैं ये मॉडिफिएबल होता है, प्लास्टिक होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क नमनीयता या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसको कह देते हैं, यानी न्यूरॉन्स में प्लास्टिसिटी है आपके ब्रेन के, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है? ये कैसे होता है? एबिलिटी तो जेनेटिक है अगर हम देखें तो, फिर हम एनवायरमेंट पे क्यों जोर दे रहे हैं? किसी के मन में ये सवाल नहीं आया है? अगर हम देखें ये बेसिकली आपके लिख देती हूँ हिंदी में भी, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं अंग्रेजी के टर्म्स देख के। मस्तिष्क नमनीयता यानी आपका जो मस्तिष्क है उसमें नमनीयता है, यानी लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है अगर मैं कहूं तो, है ना? एक वैसे भी जिलेटिन टाइप हम कहते हैं कि ये क्या है, एक जेली के टाइप का मटेरियल है जो ब्रेन है और चेंज होने की क्षमता रखेगा, प्लास्टिक इन नेचर है, ठीक? अगर हम यहाँ पे ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं, ब्रेन प्लास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी आपके ब्रेन में मिलियंस बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो स्पार्क कर रहे होते हैं, है ना, टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से, और ब्रेन में आपकी क्षमता होती है लाइफ लॉन्ग चेंज होते रहने की। इसी को ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि ब्रेन फ्लेक्सिबल है, चेंजेस उसमें आते रह सकते हैं, ठीक? और ये ऐसा क्यों कर पाता है ब्रेन?
क्योंकि हमारे जीनोटाइप में एक क्षमता है। जीनोटाइप फिनोटाइप हम समझते हैं, सीटेट के लेवल पर मैं नहीं बताती हूं, बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। जीनोटाइप होता है जो आपका जेनेटिक पूरा कोड है कि इंसान का बच्चा इंसान और हाथी का बच्चा हाथी या कुत्ते का बच्चा कुत्ता। क्यों हो पाता है? क्योंकि जीनोटाइप है, हमारी जेनेटिक मेकअप में वो चीज है। फिनोटाइप क्या है? हम एनवायरमेंट में हम जो एक्टिविटीज या जैसी हमारी शक्ल दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीनोटाइप में, जीन्स में हमारे बाकी चीजें नहीं होंगी। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, सीटेट के लेवल पे साइड कर सकते हैं। बट जीनोटाइप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप में, तो ये जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप में बदलने की जो क्षमता है, इसी से प्लास्टिसिटी निकल के आती है। ये कहानी आप साइड कर सकते हैं, ज्यादा सर में दर्द हो तो, है ना। जब आप सीटेट कर लेंगे क्लियर, आप बड़े बैचेस में आएंगे, पेडागोजी स्पेशल में पढ़ेंगे, तब इस पे लंबी चर्चा करेंगे बैठ के, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंपल है, ब्रेन की क्षमता है फ्लेक्सिबिलिटी की, या ब्रेन में मॉडिफिएबिलिटी पाई जाती है, यानी आप चेंजेस ला सकते हैं जीवन पर्यंत। आपके ब्रेन में जीवन पर्यंत चेंजेस आते रह सकते हैं। आपका ब्रेन इस लायक है कि वो परिवर्तित कर सके खुद को, और ये दो प्रकार की होती है। एक है स्ट्रक्चरल नम्यता या प्लास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक नम्यता, और दूसरी होती है आपकी फंक्शनल प्लास्टिसिटी, यानी प्रकार्यात्मक नम्यता। जब ब्रेन की क्षमता है तो उसको एनवायरमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं ये बता दो बस मुझे। प्रकार्यात्मक नम्यता। अब अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या है? एक तो इसका सिंपल मतलब है प्लास्टिसिटी का कि प्लास्टिक इन नेचर है, यानी चेंजेस हमेशा संभव है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट के हिसाब से, चेंज होते रहने की जीवन पर्यंत की क्षमता है, ठीक। अगर वैसा एक्सपीरियंस या एनवायरमेंट दिया जाए तो, अगर एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट नहीं दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा चेंज, सिंपल बात। तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो एक तो होता है स्ट्रक्चर के रूप में चेंज। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में एपिलेप्सी, आई थिंक मृगी को ही बोलते हैं ना, तो मान लीजिए एपिलेप्सी या मृगी के दौरे पड़ते थे, उसका कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट करके कोई एक पार्ट निकाल दिया गया, तो वो ब्रेन का वो वाला पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट है और इससे आपकी लैंग्वेज जुड़ी हुई है या फिर कोई और पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन में तो एक एक पार्ट कई चीजें करता है ना, तो इस पार्ट से जो फंक्शन होता था, एक्सीडेंट हो गया, किसी का चोट लग गई, ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया, इस पार्ट को निकाल दिया गया, सर्जरी कर दी गई, मान लीजिए कोई ट्यूमर की वजह से, जो भी है, तो इस पार्ट से जो काम होता था वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन में। आपने देखा होगा पहले लोग राइट हैंड से लिखते हैं, अगर कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए तो लेफ्ट से भी लिख पाते हैं, इवन लोग पैर से भी लिख लेते हैं। आपने इस तरह की भी चीजें सुनी होंगी। तो ब्रेन में बहुत क्षमता है, वो अडेप्ट कर लेता है। तो जो पार्ट मिसिंग है वो फंक्शन कहीं और पहुंच जाएगा, ब्रेन उस फंक्शन को किसी और पार्ट से करा लेगा, सिंपल बात। स्ट्रक्चर क्या है? जैसा आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा आपको अनुभव होता है जीवन में, वो अनुभव आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को भी परिवर्तित करता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ट्रॉमा में बचपन में या बड़े होकर भी अगर कोई बहुत सीवियर दिमाग की समस्या आपको हो गई, तो ये आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को चेंज करेगा। हम कहते हैं ना, वो सुना होगा आपने कि मेडिटेशन से जो हमारा एमिगडाला है, मतलब जो स्ट्रेस वाला एरिया है जो ब्रेन में इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो आपका मैं एग्जैक्ट टर्म याद नहीं कर पा रही हूं, वो कम हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों में जो बहुत लंबे समय तक मेडिटेटिव स्टेट में है या मेडिटेशन करते हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज हो रहा है, किसके बेसिस पे? एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कुछ बूढ़े लोग आज भी फोन बढ़िया से चला लेंगे, कंप्यूटर बढ़िया से चला लेंगे, अगर चाहे तो वो जीवन भर एक्सरसाइज करके अच्छी बॉडी बना के रखे हुए हैं, ठीक। और कुछ लोग नहीं चला पाते, क्यों? क्योंकि हमने एनवायरमेंट के हिसाब से ब्रेन को चेंज किया ही नहीं। ब्रेन में क्षमता है चेंज होने की, हमने नहीं किया। तो स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक, यानी फंक्शन जो है ब्रेन का, कोई पार्ट मान लीजिए राइट ब्रेन से कोई काम कर रहे थे आप, और वो लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है या ब्रेन के किसी और हिस्से में, लेकिन और आपका स्ट्रक्चर तक चेंज हो जाएगा जैसे आप अनुभव दे रहे हैं ब्रेन को, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है, यानी ब्रेन में चेंज होने की क्षमता है, किसकी वजह से? एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट की वजह से। जैसे अनुभव आप देंगे और जैसा एनवायरमेंट आप देंगे, तो वो क्षमता तो जेनेटिक है ही, लेकिन रीजन इसमें महत्व किसका है? महत्व है एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंट का, इसीलिए हम वो आंसर लगा रहे थे। अब होपफुली आप ये बात समझ पाए होंगे। देखना एक बार, तो डेवलपमेंटल थियरिस्ट जो ये मानते हैं कि हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की प्रक्रिया है, सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी इसमें होती है, यानी चेंज होते रहने की क्षमता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत, है ना। आर लाइकली टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। हम एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये सब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक। वातावरण और अनुभव की महत्व पे जोर देंगे,
ना कि हेरिडिटी और डोमेन स्पेसिफिक या किसी भी और चीज़ पे। ये इंटेलिजेंस तो होती ही हेरिडिटी से संबंधित है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं बनेंगे। तो एनवायरमेंट एंड इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लास्टिसिटी होती है, यानी चेंज करने की क्षमता ब्रेन में बनी रहती है। यही है बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय। वाइगोस्की के अनुसार टीचर यानी शिक्षक सीखने में सहायता कैसे कर सकते हैं, बताइएगा एक बार। अगर हम देखें यहाँ पे लेव वाइगोस्की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय, टीचर सीखने में कैसे मदद करे, असिस्ट कैसे करे। असिस्टिव लर्निंग की भी बात की है ना वाइगोस्की ने। एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड देके रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात वाइगोस्की या पियाजे करते ही नहीं है, रचनावादी लोग करते ही नहीं है, ये बात आपको क्लियरली बताई गई है। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, यानी स्कैफोल्डिंग का लेवल चेंज करके। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प, जहां बच्चे को जरूरत पड़ रही है वहां मदद दे रहे हैं। समर्थन की प्रकृति और गुणवत्ता को बदलना, जैसी समर्थन की जरूरत है, जैसी हेल्प की जरूरत है, जैसे सपोर्ट की जरूरत है, उसके किस तरह का सपोर्ट चाहिए, कैसा नेचर हो सपोर्ट का, कैसी क्वालिटी हो, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उस हिसाब से सपोर्ट दे टीचर जहां बच्चा अटके। यही वाइगोस्की कहेंगे, कॉपी करने को नहीं कहेंगे। तो एक ही ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है। ये तो लड्डू क्वेश्चन था एकदम आपके लिए।